हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इसी को कंटिन्यूअस बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक, जो कि है ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी। आई होप आप लोग इस वर्ड से परिचित होंगे, फैमिलियर होंगे, अवेयर होंगे कि ये होता क्या है। सो ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी का मतलब ये है कि ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसी यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी हेल्थ कंडीशन जो कि खराब हो रहा है, बिगड़ रहा है, कब, चाहे वो प्रेगनेंसी के टाइम पे, लेबर के टाइम पे या फिर आफ्टर डिलीवरी, तो उसी को हम बोलते हैं ऑब्स्टेटिक इमरजेंसी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि ऑब्स्टेटिक इमरजेंसी क्या होता है, इसमें ऐसी कौन कौन सी डिजीज कंडीशन आती हैं जिनको कि ऑब्स्टेटिक इमरजेंसी के अंडर में रखा गया है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, और जितने भी ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसी हैं हम उन सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय। सो लेट्स बिगिन। ऑब्स्टेटिक इमरजेंसी। Obstetric emergencies are sudden, unexpected complications that occurs during pregnancy, labor, or postpartum period and require immediate medical intervention to prevent harm to the mother and baby. So, इसका मतलब ये है कि जो ऑब्स्टेटिक्स इमरजेंसी है वो क्या है? अचानक, सडन, अनएक्सपेक्टेड, जिससे कि आपने उम्मीद नहीं किया है। फिर क्या होता है, एक सडन ऐसा कॉम्प्लिकेशन अराइज होता है, तो वो कभी भी हो सकता है, चाहे वो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हो सकता है, वो लेबर के टाइम पे भी हो सकता है, या फिर वो बेबी के डिलीवर होने के बाद भी हो सकता है। तो ऐसी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस अगर अराइज होती है तो उसको इमीडिएट केयर की नीड है, ताकि जो भी मदर है और जो बेबी है उनको किसी भी प्रकार का कोई हार्म ना हो, उनका हेल्थ अफेक्ट ना हो। तो इसी को हम बोलते हैं ऑब्स्टेटिक इमरजेंसी। अब ये देख रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी डिजीज कंडीशन है जो कि ऑब्स्टेटिक इमरजेंसी के बीच में आ रहे हैं, उनमें हम कंसीडर कर रहे हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे। तो एक आता है आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि जो एम्ब्रियो है वो कहीं भी इम्प्लांट होगा। जनरली जो एम्ब्रियो है वो हमारा यूट्रस में इम्प्लांट होता है, बट इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस के अलावा कहीं भी इम्प्लांट हो सकता है। यूट्रस के किसी अदर पार्ट में इम्प्लांट हो सकता है, चाहे वो फैलोपियन ट्यूब में हो जाए, एब्डोमेन में हो जाए, तो इन सारी चीजें होती हैं। प्लासेंटा प्रीविया का मतलब ये होता है कि जो प्लासेंटा है वो लोअर पोल ऑफ यूट्रस में इम्प्लांट हो चुका है। एब्रप्सियो प्लासेंटा। एब्रप्सियो प्लासेंटा का मतलब ये होता है कि जो प्लासेंटा है वो डिटैच हो रहा है, किससे? यूटेराइन वॉल से। देखो अभी कंफ्यूज मत होना कि मैं अचानक से ऐसे डिड आउट करते चल रही हूँ, आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो यदि आपको याद हो तो ये सारी टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है, पढ़ चुके हैं। आपको रिमाइंड कराने के लिए मैं लिंक में मेंशन कर दूंगी, एक बार आप जाकर के उसको रिवाइज कर लीजिएगा। जो पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किए हैं, जो भी इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी जो भी चीजें बाकी रहेंगी जो हमने प्रीवियसली डिस्कस नहीं किया वो हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है यूटेराइन रप्चर, फिर आता है एक्लेम्पसिया। ये सारे आपके ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज हैं। शोल्डर डिस्ट्रोफिया, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, पोस्टपार्टम हेमरेज और यूटेराइन प्रोलैप्स। अब मैं ये बता दूं कि इसमें से क्या क्या चीजें हम पढ़ चुके हैं आपको याद दिलाने के लिए। सो हमने एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साथ डील कर लिया है, ये चीजें हम डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट आता है प्लासेंटा प्रीविया, भी हम पढ़ चुके हैं। एब्रप्सियो प्लासेंटा भी हम पढ़ चुके हैं, बहुत ही डिटेल में पढ़ा था जब हमने एंटीपार्टम हेमरेज पढ़ा था। तो ठीक है, इसके साथ अगर आप देखें तो हम यूटेराइन प्रोलैप्स भी पढ़ चुके हैं और पोस्टपार्टम हेमरेज भी। तो ये जो भी आपके 5 टॉपिक हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज के, ये सारे लिंक मैं एक वीडियो में मेंशन कर दूंगी, आप जाकर के एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। रही बात जो चीजें हमने नहीं पढ़ी हैं, तो अब ये चीजें हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। अब हम किससे स्टार्ट करेंगे? तो हम
नेक्स्ट पढ़ेंगे यूटेराइन रप्चर। तो यूटेराइन रप्चर के बारे में हम देखेंगे कि जो ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी है यूटेराइन रप्चर वो क्या। सो नाउ वी विल डिस्कस विद यूटेराइन रप्चर। तो यूटेराइन रप्चर क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, आइए देखते हैं। यूटेराइन रप्चर, यूटेराइन रप्चर इज tearing of the uterine wall during labor, during pregnancy, labor और delivery। तो यूटेराइन रप्चर का मतलब ये होता है कि जो यूट्रस है, यानी कि यूट्रस की जो यूटेराइन वॉल होता है वो वॉल रप्चर हो गया। वो लेबर के टाइम में भी हो सकता है, पूरी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में कभी भी हो सकता है, ठीक है, या फिर डिलीवरी के टाइम में हो सकता है। तो जो आपके यूटेराइन वॉल हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई टीयरिंग, कोई रप्चर यदि हो रहा है तो उसी को हम बोलते हैं यूटेराइन रप्चर। अब हम ये देखेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो यूटेराइन रप्चर में अगर आप देखें तो ये 2 टाइप्स के हैं, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। तो कंप्लीट रप्चर और इनकम्प्लीट रप्चर का मतलब ये है कि जो कंप्लीट रप्चर है, तो कंप्लीट यूटेराइन रप्चर में क्या होता है कि यूटेराइन वॉल तो रप्चर हो ही रहा है, उसके साथ साथ पेरिटोनियल वॉल भी रप्चर हो जा रहा है। जो आपके पेरिटोनियम लेयर होते हैं वो भी रप्चर हो रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि जो फीटस है वो क्या हो रहा है, स्पिल हो जाता है किसमें, एब्डोमिनल वॉल में या फिर एब्डोमिनल कैविटी में। तो ये बहुत सीरियस इशू है। तो हम बोल सकते हैं कि जो कंप्लीट यूटेराइन रप्चर है, तो कंप्लीट यूटेराइन रप्चर में आपके यूटेराइन वॉल के साथ साथ एब्डोमिनल वॉल भी रप्चर हो जाता है और वो जो फीटस है वो फीटस एब्डोमिनल कैविटी में जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट आता है इनकम्प्लीट यूटेराइन रप्चर। इनकम्प्लीट यूटेराइन रप्चर में होता है कि जो यूटेराइन वॉल है सिर्फ वही रप्चर हो रहा है, लेकिन जो पेरिटोनियल वॉल है वो अभी भी इंटेक्ट है, यानी कि अभी भी उसमें कोई असर नहीं हुआ है, वो अभी भी सही सलामत है, उसमें किसी प्रकार का कोई टीयरिंग या फिर रप्चर नहीं। हम ये देखेंगे कि कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं यूटेराइन रप्चर के। तो सबसे पहले तो आता है हाई पैरिटी। हाई पैरिटी का मतलब ये होता है कि प्रीवियसली उस मदर ने बहुत सारे बेबी डिलीवर किए हैं, यानी कि उसकी जो प्रेगनेंसी रही है, तो प्रेगनेंसी हो सकता है कि ये 4th प्रेगनेंसी हो या 5th प्रेगनेंसी हो, इससे पहले वो 5 टाइम्स 4 टाइम्स प्रेग्नेंट रह चुकी हैं। तो ऐसे केसेस में भी जो यूटेराइन रप्चर के चांस है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का मतलब ये होता है कि जो फीटस है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है यूटेराइन कैविटी में, जो बेबी है वो डिलीवर नहीं हो पा रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। तो जो लेबर का प्रोसेस है, जो कॉन्ट्रेक्शन है, इन सारे कॉन्ट्रेक्शन के बीच में वजह ये बन सकता है कि जो यूटेराइन वॉल है वो रप्चर हो जाए। नेक्स्ट आता है ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस। अब जो यूट्रस है वो ओवर डिस्टेंशन कैसे होगा, तो ओवर डिस्टेंशन होने के मतलब ये है कि हो सकता है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी हो। मल्टीपल प्रेगनेंसी अगर आप सोचें तो हो सकता है कि उसमें मल्टीपल फीटस हो, यानी कि एक बच्चे से ज्यादा ट्विंस हो सकते हैं उसमें, या फिर मोर देन 2 बेबीज हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि उनको पॉलीहाइड्रोमिनास हो गया हो। तो ऐसे केसेस में जब यूटेराइन वॉल यूट्रस डिस्टेंडेड होगा, यानी कि जो उसकी कैविटी है वो बड़ी होगी, उसका एरिया बढ़ेगा, तो ऐसे केसेस में चांसेस बन सकते हैं कि जो यूटेरस है वो क्या है, रप्चर हो जाए, उसकी यूटेराइन वॉल रप्चर हो जाए। नेक्स्ट आता है इंडक्शन ऑफ लेबर और ऑग्यूमेंटेशन ऑफ लेबर विद ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। कई बार ऐसा होता है कि हम लेबर ऑग्यूमेंट करते हैं, लेबर का इंडक्शन कराते हैं। कैसे, मेडिकेशन दे करके हम ऑक्सीटोसिन देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं, जो कि क्या करते हैं, कॉन्ट्रेक्शन करवाते हैं। और अगर यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, अगर हम उसको आर्टिफिशियली कॉन्ट्रेक्शन करवा रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रेक्शन कई बार ऐसा होता है कि ऑक्सीटोसिन या प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से कॉन्ट्रेक्शन बहुत हाई पिच पे चले जाते हैं और जिसकी वजह से यूटेराइन रप्चर हो सकता है। नेक्स्ट आता है ट्रॉमा। ट्रॉमा में आपके रोड एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो सकते हैं, एनी टाइप ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। नेक्स्ट आता है आपका फाइब्रॉइड रिमूवल। प्रीवियसली अगर किसी भी प्रकार का यूटेराइन फाइब्रॉइड है उसको रिमूव किया गया है और उसके स्कार्स रह गए हैं, और स्कार्स रह गए हैं जिसकी वजह से अभी क्या हो रहा है कि मदर का जो
यूट्रस है वो डिस्टेंडेड हो रहा है, उसमें ग्रोथ हो रहा है, जिसकी वजह से जो ग्रोथ स्कार है वो स्कार अभी ट्रोमा का रूप ले लेंगे या फिर उसमें टीयरिंग हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपके प्रीवियस यूट्राइन परफोरेशन। प्रीवियसली किसी भी प्रकार में कोई यूट्राइन परफोरेशन हुआ है, यूट्राइन टीयरिंग हुआ है, और अभी ये इसमें आप देख सकते हैं ना, ये जो है आपके 3 पॉइंट, इसमें जनरली ये होता है कि प्रीवियसली अगर किसी प्रकार की कोई सर्जरी हुई है, प्रीवियसली किसी प्रकार का कोई स्कार है अगर यूट्रस में, तो आगे चल के अगर डिलीवरी के टाइम पे या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे वो आपके यूट्राइन रप्चर कॉज कर सकते। नेक्स्ट आता है आपका क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो सडन सीवियर एब्डोमेन पेन होगा, मतलब क्या होगा, सडन सीवियर एब्डोमेन पेन होगा। नेक्स्ट क्या है, शार्प टीयरिंग सेंसेशन, और उसको ऐसा सेंसेशन होगा कि टीयरिंग हुआ है। नेक्स्ट आएगा वेजाइनल ब्लीडिंग, ऑब्वियसली एबनॉर्मल फीटल हार्ट रेट, जो फीटस का हार्ट रेट है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, कई बार ऐसा होता है कि एब्सेंट भी हो जाता है। मैटरनल टैकीकार्डिया, मैटरनल टैकीकार्डिया या फिर हाइपरटेंशन की मदद हो सकता है, पहले ऐसा होता है कि मदद शॉक में भी चलती है। नेक्स्ट आता है आपके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कि हम उसको डायग्नोस कैसे करेंगे। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आता है क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस का मतलब ये होता है कि जो ये हमारे क्लिनिकल फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स को हम ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि ये सारे क्लिनिकल फीचर्स किस तरह हमें इंडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासोनोग्राफी करके हम ये देखेंगे कि जो भी फ्लूइड वगैरह है, जो फ्लूइड इधर उधर स्पिल हुआ है, मतलब कि एब्डोमिनल कैविटी में गया है, या फिर अभी हमने देखा कि यहाँ पे कंप्लीट रप्चर में क्या हो रहा था कि फीटस स्पिल हो जा रहा था एब्डोमिनल कैविटी में। तो ये सारी चीजें हम कैसे पता करेंगे, अल्ट्रासाउंड से। नेक्स्ट आता है आपका कार्डियोटोपोग्राफी। कार्डियोटोपोग्राफी से हम फीटस की हार्ट रेट को मॉनिटर करेंगे, और इससे हमें ये पता लगेगा कि जो फीटस का हार्ट रेट है वो कैसा है, यानी कि वो तुरंत बढ़ रहा है, घट रहा है, स्टॉप है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम कार्डियोग्राफी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो कंफर्म्ड है, कंफर्म्ड हम कैसे करेंगे, तो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो आपके यहाँ पे आ जाते हैं लैप्रोटॉमी। तो इमरजेंसी लैप्रोटॉमी से वाली चीजें हमें फाइंड आउट हो सकती है। अब हम ये देखेंगे कि अगर यूटेराइन रप्चर हुआ है तो यूटेराइन रप्चर को हम मैनेज कैसे करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं यूटेराइन रप्चर इज द टाइप्स ऑफ ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी एंड ऑल ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी शुड बी ट्रीट इमीडिएटली। तो इसके लिए हमें कोई भी इमरजेंसी मेजर्स अपनाने के, तो इमरजेंसी मेजर्स में हमारा सबसे पहले क्या आएगा, इमीडिएट रिसोसिटेशन। हम क्या करेंगे, मदर को इमीडिएट रिसोसिटेट करेंगे, और क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड्स या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे एज पर नीड। प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी लैप्रोटॉमी, इमरजेंसी लैप्रोटॉमी करेंगे और बेबी को डिलीवर कराएंगे अगर बेबी अलाइव है तो। कहने का मतलब ये है कि यूट्राइन रप्चर हो रहा है, जो फीटस है वो क्या हो रहा है, एब्डोमिनल कैविटी में शिफ्ट हो जा रहा है, अनयूजुअल टीयरिंग हो रही है। तो ये सारी चीजें जितना मदर के लिए हानिकारक है उतना ही फीटस के लिए भी हानिकारक है। तो अगर फीटस अलाइव है तो हम क्या करेंगे, इमरजेंसी लैप्रोटॉमी करेंगे, और जो बेबी है उसको, बेबी तो नहीं बोल सकते, फीटस बोलेंगे, तो जो फीटस है उसको हम डिलीवर करा लेंगे यदि फीटस जिंदा है। नेक्स्ट आता है सर्जिकल इमरजेंसी। सर्जिकल इमरजेंसी में हम क्या करते हैं, रिपेयर ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का रिपेयरिंग हम तब करते हैं जब यूट्रस सिर्फ यूटेराइन वॉल ही रप्चर हुए हैं, पेरिटोनियल वॉल इंटेक्ट है, इनकम्प्लीट रप्चर है जिससे कि हम ट्रीट कर सकते हैं, और जो मदर है वो क्या करना चाह रही है कि अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व करना चाह रही है, यानी कि मदर अभी आगे फ्यूचर में फिर से कंसीव करना चाहती है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, रिपेयर ऑफ द यूट्रस। इन अदर हैंड हिस्टेरेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी हम तब करेंगे जब कंप्लीट यूट्राइन रप्चर हुआ है। तो हिस्टेरेक्टोमी में हम क्या करते हैं, जो यूट्रस है यूट्रस को ही रिमूव कर देते हैं, इसके बाद से मदर चाह करके भी कभी कंसीव नहीं कर सकती, तो इसमें आपको कंसेंट लेना कंपल्सरी होता है। तो ये चीजें हैं हमारी क्या, यूट्राइन रप्चर। तो यूट्राइन रप्चर में हमने बेसिकली देखा कि यूट्राइन रप्चर क्या होता है,
जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तभी हमने डिस्कस किया है कि यूट्राइन रप्चर में क्या होता है, अनयूजुअल टीयरिंग हो जाता है, चाहे वो प्रेगनेंसी के टाइम पे हो, लेबर के टाइम पे या फिर डिलीवरी के टाइम पे हो। इसे हमने दो टाइप्स पढ़े हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। इसके साथ हमने इसके कॉजेस देखे हैं, कॉजेस के साथ हमने क्लिनिकल फीचर्स देखे हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट में हमने इमरजेंसी मेजर्स देखे और सर्जिकल मैनेजमेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और अभी जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी हैं जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। तो यदि आपने पढ़ा है वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं क्या करूंगी कि जो भी उसके लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उससे फाइंड आउट करके उसको रिवाइज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।